नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह बात करेंगे आवृत्ति विकास चैप्टर पर, साथ ही साथ समस्या समाधान और अधिगम जैसे चैप्टर पर बात करने वाले हैं दोस्त। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। और जो हम सभी बात कर रहे हैं दोस्त, वह सीटेट का फर्स्ट पेपर और सीटेट का सेकंड पेपर के तहत जो सीडीपी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसकी हम सभी व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ सकते हैं और आने की संभावनाएं रहेंगी दोस्त। तो चलेंगे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और देखेंगे इसे और बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कर रहा है दोस्त, वह कर रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है वह कर रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग शरीर के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। तो विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक सतत असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। तो दोस्त, इसमें से क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिएगा? जी दोस्त, इसके लिए क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है? तो आप जानते हैं कि जो सुझाव की बात किया जाए, जो विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन है, करा कि विभिन्न दरों पर विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पर होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं विकास एक आयामी नहीं होता है। पहले आप जानते हैं विकास की बात करें तो विकास एक आयामी प्रक्रिया है ही नहीं, तो विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, वैसे अपने आप में गलत है। विकास एक दिशी नहीं होता, विकास बहुदिशीय प्रक्रिया है, इसलिए यह भी गलत है। विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए यह भी गलत है। विकास की जो दिशा होती है वह अधोगामी और शीर्षगामी होती है। जो डायरेक्शन होता है उसका अधोगामी और शीर्षगामी। शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति का विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ विकास होता है। अधोगामी कहता है केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। इसलिए आपका जो प्रश्न संख्या एक का जो राइट आंसर बनेगा वह बन जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या होगा? विकास की जो दिशा है अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है, आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बात करेंगे। सेकंड नंबर के लिए कहेगा विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। क्या आपको लगता है कि इसमें राइट आंसर बनना चाहिए दोस्त? तो आप जानते हैं जो शीर्षगामी की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया जो विकास होगा कहां से होगा? सिर से पैर की तरफ होगा। अब सिर से पैर की तरफ होगा, इसका मतलब जो सिर से पैर की तरफ ऑप्शन होगा वही हमारा राइट होगा। अब इसमें से सिर से पांव की तरफ एकदम ऑप्शन संख्या ए राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करें, केंद्र से छोरों की ओर, तो अधोगामी कहता है, और पैर से सिर की तरफ या तो उल्टा वैसे भी लिखा गया और या भी उल्टा लिखा गया, इसलिए आपका जो बनेगा वह ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? वह सिर से पैर की तरफ होता है विकास, जो शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है। आगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न को देखें और बताएं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते और बढ़ते हैं। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी विचारधारा एकदम राइट आंसर है? तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 को, फिर आप लोग बताएंगे। तो आप जानते भैया कि सभी बच्चों के लिए एक समान विकास नहीं होता है, करेक्ट कि, और सभी एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारण प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं, एक समान सभी के लिए नहीं होता है, यह बात गलत है। आगे कह रहा है कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, एकदम सही है कि बहुआयामी प्रक्रिया है क्योंकि हर बच्चों का एनवायरनमेंट, बच्चों का हेरिडिटी अलग अलग है, आनुवंशिकता और वातावरण अलग अलग है, तो बच्चे अपने हिसाब से पढ़ते और बढ़ते हैं। इसीलिए ऑप्शन संख्या जो थर्ड का बी ऑप्शन राइट होगा। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता था। तो विकास के बारे में जब आप बात करते हैं तो पूर्वानुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है जो नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए सी ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। डी में अगर सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक
गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो आप जानते हैं सिर्फ आनुवंशिक गुण के साथ साथ नहीं होता है, उसके साथ साथ क्या भी है, उसके साथ साथ वातावरण भी है। उसके साथ साथ क्या है दोस्त, उसके साथ साथ वातावरण भी है। इसलिए दोस्त यह भी ऑप्शन नहीं बनेगा। जो बनेगा थर्ड का वह ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बात किया जाए, ध्यान देंगे फोर्थ नंबर प्रश्न को। कर विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें से क्या बनेगा, ये ऑप्शन करा घुमावदार, बी में करा विशिष्टता, सी में करा अधोगामी, डी में करा शीर्षगामी। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा विकास का कौन सा सिद्धांत है जो कहता है गामक कौशलों का विकास की बात करें मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर जाता है। तो ऐसा बात किया मध्य से बाहर की तरफ, यह कहता है आपका अधोगामी, और यही राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या होगा दोस्त, वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलते हैं, ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 5। कह रहा विकास है, विकास क्या है, कह रहा कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, कह रहा नीचे से ऊपर होता है, कह रहा एक आयामी है, कह रहा वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। विकास के संदर्भ में आप जानते हैं दोस्त, वातावरणीय संबंध के साथ साथ बात करें कारक से, तो जो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है उससे तो क्या होगा, उससे इफेक्टिव तो होगा, उसके साथ साथ जो हेरिडिटी फैक्टर है उससे भी प्रभावित होता है। तो कह रहा नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह बात तो अपने आप में गलत कर दिया है। अब सी में कहेंगे कह रहे कि एक आयामी है, तो आप जानते एक आयामी नहीं होता है विकास ये क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है, यह भी नहीं होगा। कह रहे नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो आप जानते हैं विकास नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर सिर से पैर की तरफ होता है, इसलिए यह भी गलत है। तो शरीर के मध्य से क्या होता है, बाहर की दिशा में होता है विकास। एकदम जो फिफ्थ का राइट आंसर होगा वह दोस्त प्रश्न संख्या 5 का है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। करा कि एक पैर पर संतुलन करना, करा एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, डी में करा पेंसिल पकड़ना। अब हम बात कर लेते हैं स्थूल कौशल की बात कर लेते हैं। स्थूल कौशल की जब आप दोस्त बात करते हैं तो स्थूल का मतलब होता है बड़े भाग, क्या होता है, ग्रास की बात होता है। क्या होता है, ग्रास। देखिए माइक्रो नहीं होगा, सिर्फ ग्रास स्किल की बात होगी। तो इसमें से बात किया जाए तो इसमें से जो बात किया जाए इसमें से क्या राइट आंसर होगा, अगर एक पैर पर संतुलन करना, एकदम बात सही है। बड़े भाग क्या हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है। एक मटर को उंगलियों से दबाना है। भाई साहब जब आप उंगलियों से मटर को दबाओगे तो पूरा शरीर तो काम नहीं करेगा एक साथ, सिर्फ हाथ से उंगलियों से दबाओगे तो मटर लिए दबाने लगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया, या तो नहीं होगा स्थूल का, सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। किताब के पन्ने, तो ऐसा नहीं है पूरे शरीर के साथ एक बार जब पन्ने पलटते हो तो पूरे शरीर लेकर के पन्ने को पलटते हो, ऐसा भी नहीं करते हो, एक हाथ से ऐसे ऐसे करके पलटते रहते हो। तो यह भी क्या होगा, सूक्ष्म के अंतर्गत। पेंसिल पकड़ना भी क्या होगा, सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। तो स्थूल के अंतर्गत क्या आने वाला है, वह 6 नंबर के लिए जो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। विकासात्मक जो परिवर्तन है, जो डेवलपमेंटल जो चेंजेज हैं, आर द रिजल्ट आर, तो आप किसका रिजल्ट है, करा कि आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। एकदम बात सही है। और क्या होगा, आपका जो वातावरण और पर्यावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से क्या होता है, दोनों मिलते हैं और उसी हिसाब से विकास होता। अब हम बात कर लेते हैं बी में करा कि किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक, तो आप जानते हैं दोनों को जरूरत पड़ती है, सिर्फ आनुवांशिकता ही नहीं, केवल सामाजिक सांस्कृतिक, तो आप केवल सामाजिक सांस्कृतिक से नहीं हो सकता है। या भी क्या होगा, इन्वायरमेंटल है, इसका मतलब है कि हेरिडिटी को छोड़ दिया है। अब कह ना तो वंशागत है ना ही पर्यावरणीय कारक है, तो आप जानते हैं यह भी आपका नहीं होगा दोस्त। तो जो बनेगा सेवंथ का, वह सेवंथ का ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, करा कि अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से दर्शाया गया है। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से
किस उदाहरण से दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। तो दोस्त आप जानते हैं कि इसमें से क्या बनेगा? तो इसमें से जो राइट आंसर बनने वाला है, शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित होता है। ऐसा अधोगामी का कोई मतलब नहीं है। अधोगामी कहता है कि मध्य से क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, इसलिए या तो उससे कोई अर्थ ही नहीं है। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं फिर भाषा सीखते हैं, तो इसमें संज्ञानात्मक क्षमता और भाषा से कोई अर्थ नहीं है, तो दोस्त यह भी नहीं होगा। शिशु पहले अपने धड़ फिर अपने हाथ पैर को हिलाना सीखते हैं, एकदम सही है। मध्य भाग जो होगा धड़ होगा, फिर हाथ पैर को हिलाना शुरू करते हैं। इसलिए दोस्त आपका जो 8 का होगा वह सी ऑप्शन होगा। डी में कह रहा कि शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं, एक क्रम को फॉलो कर रहा है, ना कि आपका अधोगामी का फॉलो कर रहा है, तो यह भी दोस्त गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? एक बच्ची चलने से पहला खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो विकास के किस सिद्धांत को आप फॉलो कर रही है? विकास क्रमबद्ध होता है, ए ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन का विकास अव्यवस्थित होता है। डी में कह रहा है विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि चलने से पहले क्या कर रही है? चलने से पहले खड़ा होना सीख रही, इसका मतलब चलने से पहले खड़ा होना सीख रही, फिर बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्रम को फॉलो कर रही है, और विकास एक क्रमबद्धता होती है। एक विकास में क्या होता है? तो सीक्वेंस को फॉलो करता है, और इसीलिए आपका जो राइट बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। विकास का क्रम जो सिर से पैर की तरफ होता है या शीर्षगामी कहता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। विकास व्यवस्थित प्रक्रिया ना कि अव्यवस्थित प्रक्रिया है, तो इसलिए यह भी क्या होगा? अपने आप में गलत होगा। डी में कह रहा है कि केंद्र से हाथ पैर की तरफ, को केंद्र से हाथ पैर वाला कहता है अधोगामी का सिद्धांत। लेकिन जो आपसे सेंटेंस कर रहा है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है, ठीक है, चलने से पहले आदमी जब खड़ा होना सीखेगा तभी तो चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं बोलने से पहले बड़बड़ाना, तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि भाई जब हम इस बात को सीखेंगे तभी आगे होगा कोई चीज, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसीलिए 9th का जो होगा वह बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न करा कि बच्चों के विकास का क्रम कैसे होता है? का अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, कला सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है? दोस्त क्या इसमें से आपको लगता है डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन कर की प्रोसीड फ्रॉम, तो किससे होता है? प्रोसीड जो फ्रॉम है वह कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? कर अमूर्त से मूर्त की तरफ, तो जानते हैं या अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होता है विकास का सिद्धांत। वह बात करें सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन संख्या बी राइट होगा। पैरों से सिर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, यह भी गलत होगा। हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है, लिखा है उल्टा। तो दोस्त आपका क्या होगा? तो आपका ना ए होगा, ए में भी उल्टा लिखा गया है, बी में उल्टा लिखा गया है, बी में सही लिखा गया है, सी और डी में उल्टा लिखा गया है, गलत लिखा गया है। तो विकास का जो क्रम होता है वह कैसे होता है? जनरल टू क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, सामान्य से स्पेसिफिक विशिष्टता की तरफ चलेगा, और इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है दोस्त। आगे नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने समस्या समाधान से होने वाले हैं, क्योंकि हम सभी ने 3 चैप्टर को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले वृद्धि और विकास पर हम सभी ने बात किया। अब आपके सामने जो प्रश्न होंगे वह समस्या समाधान चैप्टर से होने वाले हैं। तो करा कि पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, करा बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया कराए जाए? तो ए ऑप्शन में करा केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर, एक स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज, या जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर, या केवल दृश्य शब्द सामग्री और 4 स्मार्ट बोर्ड का सिखाना। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिए। जी दोस्त एकदम करा कि इसमें से क्या राइट आंसर आपको बनेगा, एकदम बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर बन जाना चाहिए दोस्त।
तो आप जानते हैं कि बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई प्रारूप को अनुसार प्रयोग करना। तो आप जानते हैं प्रारूप समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग अजय बच्चे को बनाना है, मतलब समस्या समाधान करता अच्छा बन पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि भाई साहब केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक का उपयोग करने से बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि जब तक उसमें एक तरीके से सृजनात्मकता जैसा व्यवहार नहीं आएगा, सृजनात्मकता जैसे चिंतन नहीं आएगा, तो बच्चा सही तरीके से नहीं सीख सकता है। इसलिए ये ऑप्शन तो गलत होगा। स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज। अब स्वतंत्र सोच द्वारा क्या होगा, अगर स्वतंत्र सोचेगा, स्वतंत्र सोच पर आधारित जो वह संप्रत्यय की खोज करेगा, कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेगा, तो बेहतर कर पाएगा और समस्या समाधान करता अच्छा बन पाएगा। जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन दे। भाई ट्यूशन कितना दोगे, ट्यूशन से क्या हो जाएगा, ट्यूशन देते रहो ना। जब वह सोचेगा ही नहीं सही तरीके से, तो ट्यूशन देने से कोई मतलब नहीं है। केवल सिर्फ दृश्य और श्रव्य सामग्री और स्मार्ट बोर्ड को द्वारा सिखाना, ऐसा सब सारी चीज फर्जी है। आपका जो 11 नंबर के लिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है, मानसिक क्षति का, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता का, या अभिसारी सोच का, या अपसारी सोच का। बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिए दोस्त। जी बताएंगे इसमें क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बन जाना चाहिए। अच्छा प्रश्न, और इसी तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जी एकदम बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, इसका बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिए दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्त, ध्यान देंगे करा कि कई तरीकों से, कई अलग अलग तरकीबों से क्या करती है, सोचती है। तो जब अलग अलग तरकीबों से कोई सोचेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें सृजनात्मक चिंतन का विकास है, कहीं ना कहीं अपसारी सोच को क्या करेंगे, उसका प्रतीक सिंबल दिखाई दे रहा है। और अपसारी सोच का मतलब एक सृजनात्मक सोच, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। और इसीलिए आपका क्या होगा, वह डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्त। तो 12 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है। समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान, या फिर उपमाओं का उपयोग, समस्या को भागों में तोड़ना। तो करा कि कौन सा इसमें से है जो समस्या समाधान में बाधा डालेगा। तो बताएंगे दोस्त प्रश्न संख्या 13 के लिए, समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, तो एकदम सही है। करा कि इसमें एकदम कई विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है, और उसका प्रॉब्लम की बात करें एकदम, और प्रॉब्लम्स की बात करें, समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह तो बात सही, लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वह गलत पूछ रहा है। कौन सा इसमें से बाधा डालेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत सेंटेंस को हमको खोजना है। करेक्ट, कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान देना। करेक्ट कि स्थिरता पर ध्यान देना एकदम गलत है, और गलत ही हमारा क्या होगा, सही होगा। और बी सी आपका सी में करा उपमाओं का प्रयोग करना एकदम सही है कि समस्याओं का, जब आप समस्या समाधान, अच्छा समस्या समाधान करता किसी को बना रहे हैं, तो ज़्यादा करके क्या दें, उपमाएं दें, और ज़्यादा करके उससे रिलेट करने की पैरेलल बातें करें, जिससे वह समानांतर चीज़ें होंगी तो बच्चा और अच्छा सीखेगा। समस्या को भागों में तोड़ना, ठीक है, समस्या को भागों में तोड़ेंगे तो आपको पता चल पाएगा कहाँ पर आपको कमजोरियां हैं, कहाँ पे आपको सुधारना है। एकदम आपका जो बनेगा 13 का बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, वह 13 का आपका जो बनेगा वह बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलते हैं हम। आगे नेक्स्ट प्रश्न में बात किया जाए तो 14 नंबर के लिए करा कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं का उद्धृत करना क्या कहलाता है। मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है दोस्त। करा आपसे करा कि वह अनुरूपता या निगमन परीक्षण, या करा स्मृति सहायक विधियां, या साधन साक्ष्य विश्लेषण। तो कहीं नहीं मिलती जुलती बात हो रही है, तो इसमें से क्या बन जाना चाहिए आंसर। तो दोस्त आप जानते हैं किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती जो समस्याओं को उद्धृत करना कहलाता अनुरूपता कहलाता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके पैरेलल में कहीं ना कहीं उसके अनुरूप चीजें हम चल रहे हैं, इसीलिए मिलती जुलती समस्या को उद्धृत करना वह क्या कहलाएगी, अनुरूपता कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर के लिए, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। उपकरणों सामग्रियों के परस्पर
परंपरागत इस्तेमाल पर बल ध्यान देकर समस्याओं को मानक प्रारूपों को प्रस्तुत कर समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या यंत्रवत याद कर। तो दोस्त करा कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो जो प्रश्न संख्या 1 में करा है कि परंपरागत इस्तेमाल करके, तो कहीं ना कहीं परंपरागत इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रूढ़िगत हो रहे हैं और ऐसा करने से आप ज्यादा बेहतर समस्या समाधान करता नहीं बन सकते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। बी में करा कि समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, तो आपको मैंने बताया था मानक प्रारूप में करेंगे तो स्टैंडर्ड में किसी करेंगे तो मानक प्रारूप में, यह भी गलत होगा। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके, तो समाधानों को वैकल्पिक तरीके एकदम मानेंगे और राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका बन जाएगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर के लिए करा कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। कर पूछताछ को हतोत्साहित कर अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित कर या चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर या विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करें। क्या आपको लगता है कि इसमें से बनेगा दोस्त? अच्छा प्रश्न है। तो आप जानते हैं इसमें से जो बनने वाला है तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, पूछताछ को हतोत्साहित करके। भाई पूछताछ को हतोत्साहित करेंगे तो समस्या समाधान अच्छा करता बनेगा, भाई प्रोत्साहित करेंगे तो बनेगा। हम कहेंगे बेटा एक काम करो, पूछो, जितना हो सकता हो पूछो। इससे क्या होगा, वह क्या करेगा और अच्छा समस्या समाधान करता बनेगा। लेकिन हतोत्साहित की बात हो रही, गलत होगा। कर अनुरूपों के इस्तेमाल को निषेधित करके, करा कि निषेधित करके मतलब क्या कर रहा है, करा कि उसे निषेधित कर दीजिए, उसको यूज मत कीजिए। तो ऐसा करने से भी क्या होगा, गलत होगा। तो आप जानते हैं जब अनुरूपों को बढ़ावा मिलेगा तो समस्या समाधान करता अच्छा बनेगा। और चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध कराकर, तो सारे हल करा देंगे तो बच्चा क्या सीखेगा, यह भी गलत होगा। डी ऑप्शन आपका बनेगा। क्यों बनेगा दोस्त, वह बनेगा कि विद्यार्थियों को जो समस्या समाधान करता के तरीकों को क्या करके सुस्पष्ट और प्रोत्साहन करके, इससे बच्चा क्या बनेगा, एक समस्या समाधानकर्ता को बढ़ावा दे सकता और अच्छा बेहतर कर पाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 16 का डी ऑप्शन बनेगा। 17 नंबर के लिए समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, या सी ऑप्शन लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो दोस्त आप जानते हैं समस्या समाधानकर्ता की बात करें, क्षमता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, वह सुसाध्य करने की तरीके की बात करें तो क्या करेंगे, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। मैंने आपको बताया जब क्या होगा, समरूप कहीं ना कहीं बात किया जाए, वह आप उसी के हिसाब से क्या करोगे, उसी हिसाब से ढालने की कोशिश करोगे, उसी हिसाब से बेहतर करने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं उसी के जो प्रॉब्लम में बच्चा फंसा है उसी के अनुरूप क्या करें, समस्या में फंसाएं और बच्चे को सिखाएं कि वाकई में ऐसी समस्या आएंगी तो इसका निराकरण कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं आपको समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए और इसीलिए आपका राइट आंसर होगा। कर विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा करके कि भाई जब बच्चा समस्या आए तो डर जाए और भयभीत हो जाए, समस्या का समाधान ना करें। ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, या भी नहीं होगा। करा कि सी में करा लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। भाई जब लगातार अभ्यास करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट करने सीखने की जरूरत है। तो इसलिए ना होगा हमारा सी भी, ना होगा बी। और करा डी में करा कि अटल प्रक्रिया की बात करा, करा एक फिक्स वे में क्या करेंगे, एक फिक्स प्रोसेस में काम करेंगे। तो एक फिक्स प्रोसेस में काम करेंगे तो समस्या समाधान अच्छा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। एक ही ढर्रा पे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएंगी। आपको अपने हिसाब से चेंज करते रहना है आपको, इसलिए आपका यह भी नहीं बनेगा दोस्त। प्रश्न संख्या 17 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब प्राथमिक विद्यालय की कोई एक शिक्षिका अध्यापिका है, एक प्रभावशाली इफेक्टिव समस्या समाधानकर्ता बनाना है तो कैसे वह प्रोत्साहित करेगी। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल दे करके। दोस्त आप जानते हैं कि प्रभावशाली तब हो पाएगा
समस्या समाधान करता। ध्यान दें, कह रहा कि गलत उत्तरों को क्या करें, आप स्वीकार करें तो करें दंड मार पीटेंगे। भाई गलती किस सबसे हो जाती है, क्या उससे बच्चे को लगेंगे मारने पीटने, तो ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी। ऐसा करेंगे तो क्या होगी, जो आपका आरटी है उसका हनन कर रहे हैं और आप जेल भी जा सकते हैं, और यह आपका गलत होगा। बी में करा बच्चों को साज अनुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, एकदम बात सही, आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, तो भौतिक पुरस्कार देंगे तो बच्चा सीखेगा क्या, तो भौतिक पुरस्कार आप जानते हैं पुरस्कार देना नहीं है, बच्चे को सिखाना है। पुरस्कार देंगे तो जब तक वह पुरस्कार ले पाएगा तब तक वह सही तरीके से काम करेगा, इसके बाद काम करना बंद। अगर केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, तो सिर्फ केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर नहीं, उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल जो ज्ञान पर भी जोड़ देंगे। तो इसलिए आपका बात करें सिर्फ प्रक्रियात्मक नहीं, तो इसलिए आपका यह भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 19 नंबर के लिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। करे क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। करे प्रक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण, एक ही आयाम में सीमित रहना। करे साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। करे समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। कौन सा करा कि कौन सा इसमें से प्रभावशाली जो समस्या समाधान रणनीति का एक एग्जाम्पल है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तो सिर्फ आप किसी कार्य के परंपरागत वर्ग पर काम ध्यान देंगे तो क्या सही तरीके से आप समस्या समाधानकर्ता बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते हैं, प्रभावशाली नहीं होगा, सिर्फ परंपरागत केवल कार्य पर करेंगे तो। इसलिए दोस्त यह ऑप्शन गलत होगा। अगर प्रक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण एक ही आयाम में सीमित होकर सिर्फ एक आयाम में सीमित होंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सृजनात्मकता रचनात्मकता लानी है। सिर्फ आप में अभिसारी चिंतन नहीं लाना है, अपसारी चिंतन लाना है। इसलिए दोस्त यह भी क्या होगा, गलत होगा। साधन साक्ष्य विश्लेषण एकदम सही है। जो साधन साक्ष्य विश्लेषण है एकदम आपका, जो एक बात किया जाए वह विश्लेषण, और साथ ही साथ बात करें समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करके, एकदम आपका बनेगा सी ऑप्शन। डी में कहा समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल नहीं ध्यान देकर। तो आप जानते हैं मूल्यांकन एक क्या है, एक लर्निंग, एक समस्या समाधानकर्ता का एक बहुत ये समस्या का क्या, जब आप मूल्यांकन कर रहे हो, किसी समस्या में फंसे हो, उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको रिजल्ट मिला कि आपने सीखा, या आपका रिजल्ट जो आप सोच रहे थे वह रिजल्ट आया कि नहीं आया, क्योंकि उसका मूल्यांकन जरूरी है। इसलिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यह प्रश्न आपका या ऑप्शन आपका यह भी गलत होगा, और जो राइट आंसर बनेगा वह 19 नंबर का सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के लिए, एक समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम आसक्तता वाले बच्चों को, अहम केंद्रिता बच्चों की। तो मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा किसी की बात करे, एक समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ करने की योग्यता हो, तो मैंने बताया था जब अपसारी चिंतन के साथ, मतलब साधनों के साथ बच्चा कोई कर लेगा तो एक बच्चा क्या कहलाएगा, वह सृजनात्मक बच्चा कहलाएगा। और राइट आंसर जो हमारा बनेगा वह बी ऑप्शन बन जाएगा। तो क्या बड़ा क्रिएटिव चिल्ड्रन बनेगा, और बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्त। तो इस तरीके से आप सभी के सामने बात किया जाए तो यह 10 प्रश्न इसके जो आपकी समस्या समाधानकर्ता के थे, और समस्या समाधान जो चैप्टर है उसके थे। अब आप सभी के सामने जो आने वाला है वह अधिगम चैप्टर के 10 प्रश्न होंगे, और इसको ध्यान से पढ़ते हुए आप सभी बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा आंसर राइट होगा। चलेंगे तो 21 नंबर की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य गतिविधियों में भाग लेने से क्या करना चाहिए। रचनात्मक हतोत्साहित या अर्थपूर्ण हतोत्साहित, या सहयोगात्मक प्रोत्साहित, या अर्थहीन प्रोत्साहित। तो कह रहा है विद्यार्थियों का जो अधिगम है को सुसाध्य करने के लिए, एक सही तरीके से डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को क्लास चर्चा को अन्य गतिविधियों में कैसा करनी चाहिए, सहयोगात्मक गतिविधियां क्या होनी चाहिए, अन्य सहयोगात्मक, कहीं ना कहीं हेल्प
करना चाहिए, कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना चाहिए। सहयोगात्मक की बात करें, सहयोगात्मक के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ गतिविधियों के साथ साथ प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसीलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा, देखिए अब सेंटेंस आप मिलाएंगे तो आपको लगेगा एकदम सेंटेंस परफेक्ट है, और इसीलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए, तो आपको यहाँ पर फिल करना है करा कि वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक लिए अनिवार्य हिस्सा है। मतलब क्या अनिवार्य हिस्सा इसमें से हो सकता है, प्रश्न पर देखेंगे करा कि किस प्रकार का होना चाहिए, सहयोगात्मक, सकारात्मक, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक, उबाऊ, या रचनात्मक, या यांत्रिक, या भयपूर्ण, या चुनौतीपूर्ण। तो आपको क्या इसमें से लगता है कि इसका आपका राइट आंसर बन जाना चाहिए दोस्त, एकदम बताएंगे। अधिगम चैप्टर की बात करें तो आपसे यह प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर जी बनेगा। और अच्छा प्रश्न, और इसी तरीके से प्रश्न आपके पेपर में कहीं ना कहीं देखने को दोस्त मिलते हैं जी। एकदम अच्छे से आंसर पढ़ते चलें और क्वेश्चन को पढ़ते चले और आंसर देने की कोशिश में लगे रहेंगे दोस्त एकदम। तो आप जब कोशिश में लगे रहेंगे तो आप अच्छे से आंसर भी देते चलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम को अनिवार्य हिस्सा क्या है, तो मैंने आपको बताया था वह सहयोगात्मक और क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक जो कम्पिटिटिव का बात करें, जो कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन की जब आप बात करते हैं तो ऐसा क्या होगा, तो बच्चा क्या होगा, एक ईर्ष्या की भावना होगी, और उबाऊ भी नहीं होना चाहिए। रचनात्मक तो होना चाहिए लेकिन यांत्रिक नहीं होना चाहिए, यह भी गलत है। भय मुक्त तो एकदम नहीं होना चाहिए, तो यह भी क्या होगा दोस्त, गलत होगा। और सहयोगात्मक और सकारात्मक होगा, तो बच्चा सही तरीके से क्या करेगा, सही तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर के लिए दोस्त करें कि अधिगम तब प्रभावी होता है जब, अधिगम कब प्रभावी होता है बताएंगे करें कि या बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है। तो दोस्त अधिगम जब बाहरी प्रेरकों द्वारा प्रेरित होता है या आपके निर्देशित होता तो अधिगम इफेक्टिव नहीं होता है। करें या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है तो भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा तो भी अधिगम अच्छा नहीं होगा। करें विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई जब शिक्षक अधिगम के बच्चे को लक्ष्य को निर्धारित करेगा तो बच्चा सीख पाएगा नहीं, बच्चा जब खुद के हिसाब से लक्ष्य निर्देशित करेगा तो अच्छा होगा। इसलिए ना होगा सी, ना होगा बी, ना होगा ए। और डी की ऑप्शन की बात करते हैं, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए चाहिए। ये देखना चाहिए बेटा देखो आपके पास क्षमता, ये सारी चीजें हैं, अपने क्षमता के अनुसार बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे सीखना चाहते हो, तो बच्चे को आप सिखाएंगे। तो बच्चा जब स्वतंत्र माइंड से फ्री माइंड से आप सीखेगा, उसमें स्वतंत्रता रहेगी तो बच्चा अच्छा सीखेगा। इसलिए दोस्त आपका जो 23 का बनेगा वह डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए, असफलता का डर, या बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष, या सफलता के लिए इनाम, या प्रतिस्पर्धा की भावना। तो अगर प्रभावी अधिगम के लिए जो निर्देश की बात करें, निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए का असफलता का डर। भाई प्रारंभिक बिंदु जब असफलता का डर रहेगा तो कभी आप अच्छे तरीके से सीख नहीं सकते। आप में हमेशा डर बना रहेगा तो आप कभी भी बहुत बेहतरीन नहीं सीख पाएंगे। इसलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन नहीं बनेगा। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष एकदम सही है। बच्चों को जो सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष से सिखाएंगे उसके अंतःक्रिया करेगा और ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए आपका दोस्त बी ऑप्शन सही होगा। सफलता के लिए इनाम, तो आप जानते हैं सफलता के लिए इनाम में जब उसको लगेगा तो बेहतर नहीं सीखेगा, सफल होने के लिए इनाम मिलेगा। इस तरीके से बच्चा उसका दिमाग उसी इनाम पर लगा रहेगा तो भी बेहतर नहीं सीख पाएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना रहेगी तो भी आप बच्चा सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। और दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। कौन सा बढ़ावा नहीं देता है, अन्वेषण, बातचीत, अंतःक्रिया, अधसंज्ञान, या निष्क्रिय अवलोकन। तो दोस्त इसमें से 25 नंबर में क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है करेक्ट आंसर। बेहतरीन प्रश्न है और क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिए। तो कौन सा बढ़ावा नहीं देगा,
तो इसके लिए दोस्त कौन सा सार्थक अधिगम को बढ़ावा नहीं देता, ऐसा आपके सामने प्रश्न है। तो मैंने आपको बात करें अन्वेषण, जब आप खोजबीन करते हो तो सार्थक अधिगम को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। बातचीत करते हो, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हो, जब टीचर और छात्र एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया होती तो बेहतर सीखते हैं बच्चे, इसलिए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। संज्ञान जब बच्चे के साथ होता तो भी पॉजिटिव है, लेकिन निष्क्रिय अवलोकन क्या नेगेटिव है, और नेगेटिव ही क्या होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर के लिए, जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। भाई कब बच्चे बेहतर सीखते हैं, जब सामग्री किससे संबंधित हो। ऑप्शन में कह रहा है जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, या अव्यवस्थित और असंगठित, या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो हम जानते हैं दोस्त, जब बच्चों के जो जटिल देंगे, ज्यादा व्यापक देंगे तो बच्चा तब भी नहीं सीख पाएगा। यह ऑप्शन गलत है। आपको बच्चों को ऐसा दीजिए जो बच्चे के इन्वायरमेंट से, बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जुड़ा होगा, वैसा ज्ञान देंगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। इसलिए जटिल और व्यापक नहीं होगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन बनेगा, मौजूदा ज्ञान से क्या हो, जुड़ी हो। करा कि सी में करा अव्यवस्थित और असंगठित, जब अव्यवस्थित असंगठित होगा तो बेहतर नहीं सीख पाएगा। अव्यवस्थित का मतलब ध्यान देंगे तो अगर व्यवस्थित कोई चीजें होगी तो बेहतर सीख पाएगा, और संगठित होगा तो बेहतर सीख पाएगा। नहीं तो अगर आ लगा होगा, अव्यवस्थित होगा तो हम कैसे सीख पाएंगे। अगर हम सारी चीजें सीक्वेंस से एक सही संगठित तरीके से आपको नहीं बताएंगे तो आपके सामने सही तरीके से आप उस बात को नहीं सीख सकते हैं। इसलिए दोस्त यह भी क्या होगा, गलत होगा। और डी में कह रहा कि सांस्कृतिक संदर्भ, सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न होगा। जब उसके सोशल जो कल्चरल इन्वायरमेंट है उससे भिन्न रहेगा तो बच्चा सीखेगा क्या, नहीं सीख सकता। इसलिए दोस्त आपका जो बनेगा 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर के लिए करा कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करने चाहिए। करा कि क्या भैया पाठ्य पुस्तक सामग्री की रट कर याद रखने पर जोर देना चाहिए। क्या भाई शिक्षिका को ऐसा करना चाहिए कि देखो बेटा रट लो, रट कर घोल करके पी जाओ, ऐसा करोगे तो बेहतर बच्चा सीख पाएगा। कभी नहीं सीख सकता है। और रटना अपने आप में जो आपका एनसीएफ है वह विरोध करता है। अब कह रहा व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करना, तो आप जानते हैं कि यह बेहतर नहीं होता कि आपका स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स को साथ बंद बनाकर आप सिखाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। व्यवहारवादियों का कहने का मतलब था। अब कह रहा विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अवसर देकर के, तो दोस्त आप जानते हैं मूर्त पुरस्कार आप उसको लालच दिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। जब तक लालच उसको मिलती रहेगी तो बेहतर सीखेगा, जब लालच बंद तो बच्चा सीखना बंद। ऐसा करेगा तो ऐसा आप लत क्यों लगाएंगे उसे। डी में करा का अनुभवों के जो अनुभव हैं पर चिंतन और क्या करना, मनन करने के लिए अवसर प्रदान करना। दोस्त आपका 27 नंबर के लिए जो ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर, और बेहतरीन तरीके से समझे। इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर के लिए, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लर्निंग के जो परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऐसा आपसे प्रश्न है। परीक्षाएं ही अधिगम का एक अधिगम का चरण लक्ष्य है। भाई जब परीक्षा ही अधिगम का एक मेन लक्ष्य होता है, नहीं, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए दोस्त ये आपका यह गलत होगा। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, आप जानते हैं अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए आप यह भी तुरंत क्या होगा, गलत हो जाएगा। सी में बात करते हैं भाव का अधिगम प्रतिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। भाई साहब अधिगम का बहुत प्रभाव होता है। जब भाव की बात करें, आप किस भाव में बात करें, किस हिसाब से बात करें, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है लर्निंग पर। और सही है तो दोस्त यह भी गलत होगा। अधिगम एक क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता क्या होती है, जरूरी होती है। और इसीलिए आपका जो बनेगा दोस्त 28 नंबर के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया एक अधिगम क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, साथ ही साथ जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसकी संलग्नता, उसका पार्टिसिपेट उसमें करना बहुत जरूरी है। जब तक वह नहीं रहेगा तो तक किसको आप सिखाओगे। दोनों मतलब शिक्षक शिक्षार्थी दोनों का योगदान होना चाहिए। इसलिए आपका जो दोस्त बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। 29 नंबर प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा गलत आपको लगता है कि इसमें से गलत हो जाना चाहिए। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, एकदम सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक हैं। भाई साहब प्रासंगिक हैं, क्योंकि ध्यान देंगे
जब अधिगम आप करते हो तो पक्का आप तौर पे गलती कर जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रासंगिक है। और इसीलिए दोस्त जो गलत है वही क्या होगा, राइट होगा, और ये ऑप्शन संख्या बी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है। आप जानते हो लर्निंग जो है, सीखना आप व्यक्तिगत भी सीखती हो, साथ ही साथ किससे सीखती हो आप, इन्वायरमेंट जो फैक्टर उससे प्रभावित मतलब कारकों पर आधारित होता, सही है। अधिगम एक चक्रीय रूप से होता है, एकदम है, अनुरेखीय रूप से नहीं, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होता है, एक सीधी रेखा में अधिगम नहीं होता। अधिगम कैसा होता है, एक चक्रीय तरीके से घटता बढ़ता रहता है, और इसीलिए दोस्त आपका बात किया जाए एक चक्रीय रूप से होता है। करा कि अप्रासंगिक, अच्छा भैया ध्यान देंगे बी ऑप्शन का अप्रासंगिक है, या सेंटेंस प्रासंगिक होता तो बनता, या भी इसलिए गलत है, अप्रासंगिक लिखा हुआ ना, तो इसीलिए दोस्त ध्यान देंगे। मैं थोड़ा सा क्या हुआ कि प्रासंगिक पर चले गए और इसी वजह से गलत जो है निकल गया मेरे दिमाग से। और बात किया जाए तो आपका बी ऑप्शन ना होकर डी ऑप्शन बनेगा, क्यों, क्योंकि एक चक्रीय प्रक्रिया ना कि अनुरेखीय प्रक्रिया है। तो गलत हमसे पूछ रहा था ना दोस्त, एकदम सही है, सही है। तो गलत की दिमाग में देखिए, हम तो सही किए थे और इसी वजह से गलत क्या है, गलत है तो सही होगा, क्योंकि देखिए जो गलत है वही सही होगा, बी ऑप्शन ही बनना चाहिए। लेकिन फिर से हमारे दिमाग में आया कि भाई साहब यह तो पॉजिटिव है, इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कौन सा गलत है। गलत तो है कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां क्या है, प्रासंगिक है ना कि अप्रासंगिक है, और इसीलिए गलत सेंटेंस लिखा है, गलत ही हमारा क्या होगा, राइट होगा दोस्त, बी ऑप्शन बन जाएगा 29 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर के लिए, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, या शिक्षण की व्याख्यान विधि, या रट कर याद करना। सीखने के लिए जो संरचनात्मक उपागम कहता है वह कैसा कहता है, संरचनात्मक उपागम कहता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा पूछताछ के माध्यम से बेहतर सीखता है। और इसीलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर बनेगा वह 30 का आपका बनेगा बी ऑप्शन, क्योंकि जो संरचनात्मक उपागम कहता है कि जब हम पूछते ताछते हैं, मतलब वाद विवाद करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच क्या होता है, वार्तालाप होता है, तो बच्चा बेहतर सीखता है। इसलिए दोस्त 30 नंबर प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा। इस तरीके से बात करें तो आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, और 30 प्रश्नों की श्रृंखला में हम सभी ने जो कोशिश की है वह कोशिश की दोस्त वृद्धि और विकास चैप्टर को, समस्या समाधान चैप्टर को, साथ ही साथ अधिगम चैप्टर के कुछ 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज पहले आपको दी गई, फिर आपको अब कुछ क्वेश्चन कई चैप्टर को मिलाकर के दी जा रही हैं, फिर आपको मॉडल पेपर की तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से सीखना है और बेहतर करते रहना है दोस्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जैसा भी आपको सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।